भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दूसरी सरकारों की अपेक्षा अपराध कम हैं। सरकार तो आपकी है, लेकिन पिटाई मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, किसी भी जिले में कर्फ्यू नहीं लगा। उन योजनाओं का जमीनी हकीकत क्या है? अब लोगों को एक जात की सरकार कहना, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स पे आज गेस्ट के तौर पर SC/ST आयोग के चेयरमैन बैजनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार प्रदेश में कहीं न कहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हालात खराब हैं, तमाम केसेस होते रहे हैं। एक अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। उस जिम्मेदारी में कितने लोगों को न्याय मिल पाया है आपके कार्यकाल के दौरान? धन्यवाद आपका। जब से हम कार्यभार ग्रहण किया है, तब से हम लोग लगातार सजग हैं और प्रयास करते हैं कि आयोग के गठन का उद्देश्य हमेशा पूरा होता रहा और उससे बेहतर सेवाएं हम लोग दे पाएँ। हम जब से आयोग पर बैठे तो इससे पहले महीने में 2 सुनवाई होती थी लोगों की, पीड़ितों की, और अब हम हफ्ते में 2 सुनवाई करते हैं। इस हिसाब से महीने की 2 सुनवाई, अब हम महीने में 8 सुनवाई करते हैं। उससे लंबित मुकदमे या लंबित समस्याओं का समाधान जल्दी जल्दी होने लगा, लोगों को न्याय मिलने लगा। और हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारा ऑफिस रहता है। अगर सरकारी काम से बाहर नहीं गए तो हम पूरे हफ्ते भर बैठते हैं। जो आने वाले यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, उनके प्रार्थना पत्र लेकर के सुनवाई कर लेते हैं और सुनवाई करने के उन्हें स्वयं फ़ोन करके DM को, कप्तान को, या पत्र लेकर के हम उनका समाधान करा देते हैं, जिससे आयोग में उनको मुकदमे में ना आना पड़े और हम त्वरित समाधान कर लेते हैं। जो बहुत कठिन मामले हैं उनको हम सुनवाई में लेते हैं। इसलिए आयोग में मुकदमे का बोझ नहीं बढ़ने देते हैं और पीड़ित को त्वरित न्याय मिल जाता है। और जो लंबित मुकदमे कई साल से पड़े हैं, उनकी अब 1 महीने में 2 सुनवाई के बजाय हम हफ्ते में 2 करने लगे। उससे जो पुराने पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी सुनवाई करके उनका निस्तारण करते हैं और पीड़ित को हम न्याय देते हैं। एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि जब भी आयोग आप यहाँ से पत्र लिखते हैं, जनपदों में DM और SP वो रिस्पेक्ट आयोग को नहीं देते जो एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। नहीं, ऐसी जानकारी नहीं मिली कि सम्मान नहीं देते, क्योंकि हम जब पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र जिसका होता है, वो प्रार्थना पत्र की जो विषय वस्तु है उस पर निर्भर करती है। हो सकता है कि प्रार्थना पत्र जो दिया है कुछ बढ़ा चढ़ा दिया हो, और जब हम विभाग को भेजते हैं तो वहाँ जब स्थलीय आमने सामने लोग बैठते हैं तो सच्चाई दूसरी आती है। तो जो सच होता है उतना उसका रिस्पांस आता है। तो इसलिए कहीं कहीं होता है कि हमने जब पत्र लिखा तो स्थितियाँ दूसरी होती हैं और आवेदक को दूसरा होता है। तो आवेदक को उतना नहीं मिलता जो सच है। क्या आपको लगता है कि आयोग के क्षमता और पावर में वृद्धि होनी चाहिए? स्वाभाविक तौर से जो समय हाईटेक हुआ है तो शक्तियाँ बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल का ज़माना आया है और लोगों में संस्कारों के अभाव के कारण जो समस्या उत्पन्न करते हैं, तो अगर ईमानदार आदमी है तो उससे न्याय मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो और कभी कभी अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के दलित को उत्पीड़ित करता है और हम नोटिस पर नोटिस देते हैं, वो नहीं आता है, तो हमको वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी इच्छा पर कब आए कब ना आए। फिर एक को भेजते हैं, अगर 3 बार नहीं आता तो उसे हम सीनियर को भेजते हैं, सीनियर नहीं तो उसे सीनियर। तो हमारी प्रक्रिया लंबी घूमा करती है और पीड़ित बार बार आता है, विभाग नहीं आते हैं। तो अगर ये हो जाए कि हम उनको किसी भी हालत में ज़बरदस्ती बुलाने का पावर हो हमको, तो हम पीड़ित को जल्दी न्याय दे पाएँ, और ये हमारे एक्ट में नहीं है। हम केवल सम्मन जारी करेंगे। अगर वो व्यक्ति 3 बार नहीं आया तो उसे सीनियर को जारी करेंगे, वो 3 बार नहीं तो उसे सीनियर जारी करेंगे, और ये 1 महीने की तारीखें लगती है, 1.5 महीने की, तो सालों गुजर जाते हैं सम्मन नोटिस करने में, और पीड़ित हाजिर हुआ करता है। तो इस नाते विभाग को बुलाने के कोई सक्षम पावर होना चाहिए कि 1 बार परिस्थिति बस ना आ पाए अधिकारी, 2 बार ना आ पाए, लेकिन तीसरी बार जरूर आ जाए।
वो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे कि आपकी पावर, जो आपकी क्षमता है, आपकी शक्तियां हैं, उसे वृद्धि की जाए? नहीं, हम निश्चित रूप से संज्ञान में डालेंगे माननीय जी के, क्योंकि अनुभव के आधार पर जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसके संज्ञान में हम डालेंगे। और कुछ मामले और विचारणीय विषय हैं कि जहाँ पर हम लोग असहाय पाते अपने आप को, वो ये है कि जब दो पक्षों में लड़ाई होती, ठीक से मारपीट हो जाती है, होता है दो व्यक्तियों के बीच के विवाद, और पुलिस अनायास बीच में कूद के स्वयं जब मुकदमा लिखा देती है तो दोनों मुलजिम हो जाते हैं, और उसमें पीड़ित पीटा जाता है। तो पीड़ित का SC एक्ट नहीं लिखा जाता है, नियम है जब पुलिस मुकदमा लिखाती है। तो हमारा मानना है कि जब सरकारी संपत्ति कोई विवाद हो तब तो पुलिस मुकदमा लिखा दे मारपीट पे, लेकिन जब निजी व्यक्तिगत दोनों के आपसी झगड़े हैं और वहाँ पर अनुसूचित जात का व्यक्ति पीटा गया, तब पुलिस बेस में अपनी तरफ जो मुकदमा लिखाती है तो उसमें अनुसूचित जात निवारण एक्ट नहीं लगता, और दलित भी मुलजिम बन जाता है, मारा भी जाता है और मुलजिम भी बन जाता है पुलिस के मुकदमा लिखाने से। तो इसका एक स्पष्टीकरण होना चाहिए कि अगर अनुसूचित जात का पीटा गया व्यक्ति है और उसके हक तलफी उसकी हो रही है, तो पुलिस बीच में जो आती है वो पुलिस का रोल नहीं होना चाहिए। पुलिस की बात करी आपने, आज भी हम हाईटेक होने की बात करते हैं, लेकिन आज भी दलित पिछड़े अगर थाने जा रहे हैं तो वो सम्मान और त्वरित न्याय की जो स्थितियां हैं वो नहीं बन पाती, और पुलिस कहीं ना कहीं जाति देख करके उन्हें इग्नोर कर। अब प्रकाश में मामले तो इस तरह के आए हैं, जो मेरे पास आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई, और पुलिस को भी जिस तरह से टालने की जो बात आती है वो उनके पास वो अधिकार है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते हैं। जहाँ पकड़ में आते हैं वहाँ पुलिस को भी हम लोग दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन बुला करके पीड़ित को हम न्याय दिलाते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने बताया कि दो लोगों के बीच के झगड़े में पुलिस वादी बन जाती है, वहाँ पर दलित को कोई न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे जब थाने में जाता है व्यक्ति, तो कई जगह देखा गया कि 8 बजे सवेरे व्यक्ति दलित को पीटा गया और 4 दिन बाद उस दलित को ही मुलजिम बनाया गया। अनुसूचित जात के व्यक्ति का मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन 4 दिन बाद उसको मुलजिम जरूर बनाया गया पुलिस के द्वारा। तो ये जगह जगह प्रतिक्रिया जब संज्ञान में आती है तो हम मामले को उठाते हैं और बुलाते हैं, लेकिन अब सम्मान मिलने का, जब पिता व्यक्ति तहरीर दिया, मुकदमा लिखा नहीं, और 4 दिन बाद उस पर मुकदमा लिख लिया गया। तो अब हम अपने अधिकार क्षेत्र में रह के जितना हमारी सीमाएं हैं उतनी हम दलित की रक्षा करते हैं, और आयोग के मान सम्मान को बचाने की और आयोग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुसूचित जात के व्यक्ति को हम न्याय दिलाने की बात करते हैं। हमारा मानना है कि ये समाज कल्याण विभाग है, कोई भी समाज का व्यक्ति है वो मेरे आयोग से फर्जी फंसाया न जाए। जो गैर दलित है उसको भी न्याय मिले। हमारा कहने का मतलब कि फर्जी अनुसूचित जाति में फंसाया न जाए, न्याय उसे भी मिले, और जो सही उत्पीड़न हुआ दलित का तो उसको भी न्याय मिले। मेरा अगला सवाल ये है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि प्रदेश में एक जाति की सरकार है, एक जाति की सरकार है। आयोग को एक जाति की सरकार के जैसे स्लोगन पर आयोग को कितना संघर्ष करना पड़ता है थानों में, या फिर पिछड़े अति पिछड़ों को न्याय दिलाने में? अब लोगों को एक जात की सरकार कहना ये तो राजनीतिक मुद्दा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें जात का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की बात कही है और गरीब के लिए आरक्षण की बात कही है, और संविधान सामान्य वर्ग के लिए भी है और सबके लिए भी है। अगर एक जात की बात करते तो मोदी जी गरीब सवर्ण को 10% का आरक्षण न देते, तो 10% का अतिरिक्त राशि केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और दूसरी जातियां जात के नाम पर सरकारें बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये बात कहना गलत है कि ये जाति सरकार है। कम से कम जातियां टूटी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग के हमारे विधायक हैं, और हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है, और जितना माननीय मुख्यमंत्री जी की और योगी जी की योजनाएं सर्व समाज के लिए हैं। वो चाहे लड़कियों की शादी का सामूहिक विवाह की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, पहले 51,000 था, आज वो 1 लाख उन्होंने कर दिया है,
और उन्होंने कहा बेटी बेटी एक समान, वो चाहे हिंदू को हो या मुसलमान की, तो जात का शब्द नहीं, धर्म का शब्द नहीं है। और चाहे किसान सम्मान निधि है, वो भी जात धर्म के आधार पर मोदी जी ने नहीं लागू किया है। मेरा सवाल ये था कि उसका असर दलितों के केसों पर थानों से लेकर के विभाग तक कितना नहीं, आबादी के हिसाब से घटनाएं बढ़ी हैं जो आबादी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दूसरी सरकारों की अपेक्षा अपराध कम हैं, अनुसूचित जाति उत्पीड़न कम हुआ है। लेकिन चूँकि आबादी बढ़ी है, आज हम 25 करोड़ के आसपास हैं और उस समय हम 15-16 करोड़ थे, तो उसके आंकड़े में तो उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम आबादी बढ़ने के कारण हमारी समस्याएं बढ़ी हैं, और जब समस्याएं बढ़ी तो हमको ये उत्पीड़न की समस्याएं लग रहा है कि हमारी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अन्य सरकारों की तुलना में अनुसूचित जाति का उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता कि आंकड़ा उत्पीड़न का ज़्यादा है, उसका कारण ये नहीं कि उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। गत सरकारों में उत्पीड़न होता था तो मुकदमा नहीं लिखे जाते थे, तब लगता था पूरी शांति है। आज अगर उत्पीड़न हुआ तो मुकदमा थाने में लिखा जरूर जाएगा, यानी हर पीड़ित को न्याय मिलेगा और मुकदमा लिखा जाएगा। और तब उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी तो लगता रहा था कि सब शांति है। तो अगर आंकड़े और संख्या ज़्यादा दिखे तो आपको लगे कि लोकतंत्रात्मक तरीके से हर दलित की आवाज़ थाने तक जाती है, वहाँ मुकदमा लिखे जाते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आयोग ने स्वतः कैसे कितने मामलों में संज्ञान लिया और पीड़ित को न्याय दिलाया है? खुद ग्राउंड पे जा कर के आपने किसी भी पीड़ित को, दलित को, पिछड़े को न्याय दिलाया? अब इस तरह के तो 4-5 घटनाएं जो बड़ी घटनाएं हुई, तो एक तो प्रतापगढ़ में हुई थी जहाँ पर लड़की की हत्या हुई थी, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पर बिटिया को, मृतक परिवार को पूरी मतलब 8.25 लाख रुपए का अनुदान मिला, 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी से मिला था, और 40 बिस्वा जमीन 1.5 एकड़ उसको पट्टा दिया गया था। उसकी माँ को पेंशन दी गई थी, और उसको एक प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, और उसकी छोटी बेटी थी, उसको एक नौकरी बात हुई थी। जो अनुमानित था वो, और जो उनमें पीड़ित लोग थे सबको जेल भेजा गया था। इसी तरह एक तरवा थाना आजमगढ़ मऊ में है, वहाँ पर एक लड़का थाने में आत्महत्या की थी। वहाँ पर जाकर के पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखे गए और पीड़ित परिवार के घर जाकर के हम लोगों ने उसको न्याय दिलाने का काम किया। इसी तरह से कौशाम्बी में एक दलित समाज को जला दिया गया था, वहाँ पर हम लोग गए थे, तो उसको भी 8.25 लाख रुपये, 5 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी से, और वो ज़मीन का पट्टा, और पूरी पीड़ित परिवार को आवास, पेंशन, सारी बातें, और जो उसके निराश्रित बच्चे थे उन बच्चों को भरण पोषण की सारी बातें की गई थी। अभी हफ्ता भर पहले की बात है, फतेहपुर में दलित समाज के घर को गलती बस प्रशासन ने चक्रों निकालने के चक्कर में गिरा दिया था, तो 5 मकान गिरे थे। वहाँ गए थे, वहाँ फिर उनको नए 5 आवास का और पेंशन, जो भी व्यवस्था थी अनुमान हम लोगों ने वहाँ कराई। तो स्वतः संज्ञान लेते हैं हम लोग और जाते भी हैं। अगला सवाल मेरा एक ये है कि एक सरकार ऐसी भी थी कि जब दलित उत्पीड़न के मुकदमे ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज होते थे और रोज़ाना दर्ज होते थे, ऐसे कोई मामले आपकी संज्ञान में आए हैं कि जिन पर सामान्य वर्ग को जानबूझकर फंसाया गया? ये तब होता था, यही बात हमने, जो मुख्य बात यही है कि तब इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता था। लोग पेशेवर थे, हम जात के नहीं, सभी जात के लोग थे। अनुसूचित जात को आगे करते थे और किसी भले आदमी पर मुकदमा लिखा देते थे, और उससे अनुदान का बंदर बांट करते थे, और तब लग रहा था कि दलित को न्याय मिल रहा है। मेरा मानना वो न्याय नहीं बल्कि सवर्ण का उत्पीड़न हो रहा था। उस समय लोग तरह तरह करते थे, तमाम लोग निर्दोष जेल चले गए। क्योंकि हम प्रेस पर हैं, लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुत अच्छे भले लोग थे, इज्जत बचाने के लिए मतलब वो सरेंडर करते थे, अनुसूचित जाति के सामने अपमानित होते थे। आज सामान्य वर्ग भी सम्मानित है, और अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी अगर घटना होती थाने जाता है, उसको मुकदमा लिखा जाता है, उसको न्याय मिलता है। तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी सीना तान के चलता, भाजपा सरकार में मुझे न्याय मिलेगा, हमारी बहू बेटी की इज्जत नहीं जाएगी। और सामान्य वर्ग सोचता है हम फर्जी नहीं फंसा जाएंगे। तो इनमें सबका साथ सबका विकास का काम चल रहा है। कोई पक्षपात नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई फर्जी उत्पीड़न नहीं। हाथरस से लेकर ललितपुर से लेकर मिर्जापुर जैसी घटनाएं कैसे रुके, उसको लेकर के आयोग के पास क्या कोई पाइपलाइन में कोई योजना है?
आप जो आपने घटाए वो प्रायोजित होती है और वो समझ नहीं मिलता कि कब कौन प्लानिंग कर दे। विषय कुछ दूसरा होता है, फिर वहाँ के जो विलेज वेरेस्टर गांव के नेतागण लोग हैं वो उस घटना को बड़ा कर देते हैं, और जब बड़ा कर देते हैं तो संज्ञान को रोकते रोकते तब तक इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मीडिया में फैल जाती है। तो जो हुई हैं वो तो हो चुकी, लेकिन बाकी मतलब आयोग भी, समाज कल्याण विभाग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी, ये सब कानून व्यवस्था ठीक से रहे और कोई बड़ी घटना ना हो, इस पर पैनी नज़र शासन प्रशासन की है। वही कारण है कि हमारी ताजिया मुहर्रम ईद बकरीद हुई, हमारी नवरात्रि और दीपावली हुई, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुए और कोई बड़ा अनुसूचित जात वैसे सवर्ण का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो सरकार सतर्क है और योगी जी की पैनी दृष्टि उन दंगाइयों पर भी है और हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार इस बात पर नज़र रखे हैं। अन्यथा याद करो कि 1991 के सरकारों की कि उस समय 56 जिले थे और 49 में कर्फ्यू लगा था, सरकार वो भी थी। आज जब से योगी जी की सरकार आई है किसी भी ज़िले में कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। अगर षड्यंत्रकारी कहीं कामयाब हो गए तो उसको इतना प्रभावशाली ढंग से उसको दबाया गया कि अपराधी सीधे जेल चले गए और उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो गई कि पीड़ित लोगों के मन प्रसन्न हुए कि हाँ सरकार है हमारी और हमको न्याय मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो योजनाएं चल रही हैं खास करके दलितों को, पिछड़ों के लिए, उन योजनाओं का ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या आपने उनका कभी जा कर के ज़मीन पे ग्राउंड में उनको क्रॉस चेक किया? हम लोग जाते हैं जहाँ तो दलित मोहल्ले की भी हम भ्रमण करते हैं, नाली खड़ंजा नापदान देखते हैं और अनुसूचित जात के लोगों से मिल करके बैठ करके हम लोग बात करते हैं कि जो योजनाएं हैं वो आपको मिल रही नहीं मिल रही, और मिलना तो हमेशा मिली हैं। खास बात यह है कि पारदर्शी तरीके से बिना पैसा के, बिना पक्षपात के मिला कि नहीं मिला। तो जनता कहती कि हाँ मिला, कहीं एक पैसा नहीं लिया, चाहे वो निःशुल्क गैस का सिलेंडर रहा हो, चाहे आवास रहा हो, चाहे निःशुल्क राशन कार्ड रहा हो, और चाहे जो भी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि लीजिए, जो योजनाएं माननीय योगी जी की, मोदी जी की हैं, वो व्यक्ति को वो डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंचती हैं और बीच के बिचौलिए ख़त्म हो गए और जो बीच के दलाल वो ख़त्म हो गए, सबके पैसा बंद। बस ऑनलाइन फार्म भरिए, वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, विधवावस्था पेंशन ले लीजिए और अनुसूचित उत्पीड़न का पैसा आप ले लीजिए। सारी चीज़ें जो ऑनलाइन करके डिजिटलाइजेशन किया, उससे मोदी जी और योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि अनुसूचित जात के लोगों को बिना बिचौलिया के उनकी राशि उनके खाते में पहुंच जाती है। इसलिए हमारे योगी जी और मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि दलितों का उन्होंने बड़ा काम किया और हम जैसे लोगों को आयोग पर बैठाया है और ये काम करने का अवसर मिला कि अनुसूचित जात के लोगों की हम पीड़ा को दूर करें। हम इतना मानते हैं कि कुछ कमियाँ रह भी सकती हैं, लेकिन जितना मामला संज्ञान में आता है हम प्रयास करते हैं प्रभावशाली ढंग से निपटे और त्वरित न्याय मिले। इसीलिए 1 महीने में 2 सुनवाई करता रहा है, अब हम हफ्ते में 2 करते हैं और सोमवार से शुक्र तक बैठ के हम पीड़ितों की समस्या सुन के त्वरित समाधान करने का प्रयास करते हैं। यूपी के खास करके दलित अति पिछड़े लोग मुंबई जैसे जो है स्टेट में जा कर के, महाराष्ट्र में जा कर के नौकरी करते हैं, बेरोज़गारी चूँकि है रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मनसे प्रमुख के ने जिस तरीके से पिटाई करवाई है, सरकार तो आपकी है लेकिन पिटाई मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब उनको लोगों हमने देखा है कि भाषा के आधार पर भेद उनका है, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और लोक कल्याण के लिए हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्। ये हमारे भारत की सोच हमेशा रही है और इसी को लेकर भारत हमारा विश्व गुरु रहा है। अब उस सोच को बदलते बदलते लोगों में संस्कारों का अभाव हुआ। भाषा लड़ाई का विषय नहीं है, हम एक दूसरे से आगे जाएं, पढ़ लिख करके अच्छा व्यवसाय करके आगे तरक्की करें। विषय है आगे बढ़ने का, लेकिन अब कुंठित मानसिकता वाले छोटी छोटी बात करते हैं तो ये थोड़े से लोग हैं और ये सरकार की मंशा नहीं है और ये समाज की भी मंशा नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिरफिरे लोग हैं जो इस विषय को लेते हैं, जो उनकी निंदनीय है। आप क्या मानते हैं अब आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कि
पिछड़े या पिछड़ों के युवक या युवतियाँ, उनको अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए? अभी भी अशिक्षा का दौर उन तबकों पर ज़्यादा है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक प्रश्न आपका यह है। मेरा मानना है कि शिक्षा जितनी बेहतर दी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए, संस्कारवान लोगों को बनाना चाहिए। बहुत पहले काल में जब लोग अशिक्षित थे, तब संस्कार के कारण समाज में एक भाईचारा बहुत अच्छा बना था। जो आज संस्कारों के अभाव में फैशन की रफ्तार में लोग चले जा रहे हैं और समाज बहुत पतन की चला जा रहा है, चाहे नौजवानों की पीढ़ी में, चाहे बेटियों के, चाहे बच्चों के। जो दिशा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है संस्कार के अभाव में। और वही वजह है कि चाहे जितने बड़े विद्वान हों पढ़ लिख करके, चाहे वो फर्स्ट बिजनर्स हो और चाहे वो IAS PCS हो, अपने माँ बाप को अनाथालय में अधिकांश लोग डाल रखे हैं। तो उस शिक्षा का मतलब क्या है कि हमारा जीवन, हमारा माता पिता अनाथालय में चला जाए। तो शिक्षा जो हो रही वो बेहतर है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कारवान व्यक्ति नहीं है, इसलिए उस शिक्षा का मूल्य खत्म होता चला जा रहा। अब ये शिक्षा अर्थकरी हो गई, केवल अर्थ करने की। लेकिन अर्थ कमाने के बाद हमारा जो पारिवारिक रिश्ता है, माँ बाप के साथ, भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, वो रिश्ता संस्कारों के कारण टूट रहा है। इसलिए परिवार टूटते चले जा रहे हैं और जो पैसा कमा रहा वो अकेला पड़ा, केवल मोबाइल ही उसका एक साथी बच रहा है, बाकी समाज से टूट गया। इसलिए शिक्षा के साथ साथ समाज में एक भाईचारा और संस्कार की शिक्षा आनी चाहिए, और तभी हमारा जो पुराना वसुधैव कुटुंबकम का भाव है वो हमारा आ पाएगा। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने भी सुना होगा छांगुर बाबा जैसे कुछ लोग हैं जो मुस्लिम बना रहे हैं दलितों को, और कुछ लोग बड़ी संख्या में ईसाई बनाने का जो मिशन है वो अंदर खाने लगातार जारी है। टारगेट केवल और केवल पिछड़े, अति पिछड़े दलितों को किया जा रहा है। ऐसे कोई मामले संज्ञान में आए आपके? मामले सब संज्ञान में आए। हमने आप जो संस्कार की बात कही ना, केवल संस्कारों की बताते हैं हम लोग। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना और दे के सीखना। और दूसरा क्या, साहित्य समाज का दर्पण है। आप सब लोग पत्रकारगण हो, जहाँ नेता की निगाह, अधिकारी की निगाह नहीं जाती, वो खोची आप पिलाते हो। अगर वो आपकी सूचनाएं हम संज्ञान ले लें तो मुझे लगता है कि समाज को और ठीक करने का मौका मिलेगा। आपने जो छांगुर बाबा और धर्मांतरण की बात कही, समाज, हिंदू समाज भी बहुत पढ़ा लिखा है, और दलित बैकवर्ड की बात, वो अनपढ़ नहीं है। वो बाबा साहब की खूब ठीक से जानते हैं, हम साक्षर बने, संघर बने और सब कुछ करें। ईसाई जो 2-4% थे, वो अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक कि वो चाहते कि मेरा धर्म बढ़े। उसके लिए अपनी कमाई का पैसा खर्च करके दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ते हैं अपने में। इस्लाम कम था, वो चाहते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े, तो धर्म के प्रति उनकी आस्था, उनकी तरक्की का द्योतक है। तो इतना बहुसंख्यक हिंदू समाज उनसे क्यों नहीं सीखता है कि हम अपने धर्म पर पैसा खर्च करके और अपने लोगों को रोक लें। जो दलित समाज बहुत गरीब है, वो पैसे के लालच में जाता है। जो भूखों मरेगा और पेट खाली रहेगा, तो गांव कहावत है कि भूख न जाने जूठ अनूठ, और नींद न जाने ठौर कुठो। तो जब गरीब है, पीड़ित है, तो वो धर्म के लिए नहीं जाता है, वो पैसे के लिए जाए कि हम आज की रोटी चलेगी, बच्चे आज खाना खाएंगे, हमारे परिणाम भले कुछ हो। तो हम जिस स्तर बैठे हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि उसका ये जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये भविष्य में नुकसान करेगा हमारे समाज को। उसको केवल आज की अपनी रोटी दिखाई पड़ती है कि हमारा बेटा भूखा है या दवाई पैसा नहीं, हमको पैसा दे रहे हैं, जो कहेंगे हम उतना करेंगे हम। तो सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई प्लानिंग, आयोग इस पर कोई फोकस कर रहा है? नहीं, हम लोगों को संज्ञान में आता है तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन तमाम हैं, जो वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से अन्य तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, जो आदिवासियों के बीच में, गरीबों के बीच में जाके काम करते हैं और उनकी गरीबी का हिस्सा बनते हैं।
और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा भी चलाते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं। और इसी सब परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी योजना चलाई कि निःशुल्क राशन की, कि कोई भूखा न रहे, और एक आवास देने के बाद कही कि कोई पक्की छत के बिना न रहे। तो जब ये सबको मिल जाएगा, गरीबों को राशन फ्री मिलेगा, सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो हमारे गरीब का जब पेट भरेगा तो वो धर्मांतरण नहीं करेगा। ये भी एक हिस्सा है। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल कि आयोग में जब से आपने काम संभाला उसके बाद उपाध्यक्ष भी बनाए गए, क्या काम का बंटवारा हो पाए? यहाँ काम का बंटवारा नहीं होता है, जो हम लोग सामूहिक काम करते हैं। ये अलग अलग काम का डिवीज़न कभी नहीं हुआ है। और तो जब हमारे एक्ट में नहीं कि काम का बांटा जाए, हम लोग सामूहिक बैठते हैं, बोर्ड की मीटिंग है, सब लोग बैठेंगे। और मुकदमे की सुनवाई के लिए जो हमारे एक्ट में है वो ये है कि केवल अध्यक्ष ही मुकदमे की सुनवाई करेगा। और जब अध्यक्ष अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष का वो सुनेगा, अगर वो उसको समय नहीं तो जो दूसरा है वो उपाध्यक्ष सुनेगा। और अगर अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्ष नहीं हैं तो सदस्यों को किसी भी स्थिति में मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। अगर तीनों नहीं हैं तो शासन को लिखा जाएगा कि किस सदस्य को आप नामित करते हो। तो इसलिए काम को बंटवारा नहीं, एक सामूहिक व्यवस्था यहाँ पर है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों उपाध्यक्ष में कोई मुकदमा सुन सकता है। इसलिए काम के बंटवारा का कोई सवाल, कभी आज तक बंटवारा हुआ नहीं, न बंटवारा का कोई सवाल है, न किसी आयोग में बंटवारा है। बस स्वेच्छा से समस्या जहाँ जाना है तो जन समस्या के लोग हमारे जाते हैं, सदस्य जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। बस चलते चलते बस वादा चाहूँगा कि आयोग की क्षमता वृद्धि के लिए कब सीएम को पत्र लिख रहे हैं? नहीं, पत्र हम मिलने जाएंगे, क्योंकि अपना हमारा दो महीना कार्यकाल और बचा है। और हम सारे अनुभव लिख करके और जो और आवश्यकताएं हैं हम इनको मुख्यमंत्री जी को सब इकट्ठा करके आंकड़े के समाज जाएंगे। और जो वैधानिक समस्याएं, जैसे पुलिस बीच के दो व्यक्तियों की लड़ाई में पुलिस जब मुकदमा लिखाती है तो अनुसूचित जाति एक्ट नहीं लिखा जाता है और पीड़ित को नहीं मिल पाता, या पीड़ित ने 4 दिन पहले एप्लीकेशन दिया, उसका मुकदमा नहीं लिखा, 4 दिन के बाद वो जिसकी अपनी उसको मुलजिम बना दिया जाता है। तो ये संवैधानिक विषय है, ये विधि विशेषज्ञों की राय के हिसाब से तय किया जाएगा कि क्या है और कैसे ऐसे अंकुश लगाए जाएं कि जो लोग फ्रॉड करके और दलित को न्याय न दिला करके उसको फंसा देते हैं। ये विषय है, शासन और विधि विशेषज्ञ समझेंगे। लेकिन हम अपने कार्यकाल में जो पीड़ितों को त्वरित न्याय और निष्पक्ष न्याय, ये हम प्रयास करते हैं कि अपने कार्यकाल में इसको पूरा करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया हमसे समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना आयोग के अध्यक्ष जो है बैजनाथ जी रावत थे। उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को बताया कि उन्होंने किस तरीके से दलित पिछड़ों के हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरीके से उनकी सुनवाइयाँ हो रही हैं और कैसे क्या क्या योजनाएं हैं, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से प्रकाश डाला। और ये वादा किया लाइव न्यूज एक्स के साथ कि आयोग की क्षमता बढ़े, आयोग की ताकत बढ़े, जिससे दलित समाज को और जल्दी न्याय मिल सके। इसके लिए वो मुख्यमंत्री से मिल करके सीधे तौर पर मांग भी करेंगे। इस पूरे साक्षात्कार को, आपके पूरे इंटरव्यू को आपने देखा और सुना। अब चलते चलते बस कुछ चंद लाइनें, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनसे यही सवाल है मेरा, क्या सच में दर्द समझा या बस दिखावे का हाल है? लफ्जों से नहीं, जमीन पे दिखेगा असर, वरना ये आयोग भी बन जाएगा एक और ढाल है। अब तक के लिए यहीं तक था। आगे फिर किसी नए अतिथि के साथ हम फिर से पेश करेंगे एक नई बात। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।